Jai Hind students, welcome back. So how are you all? I hope you all are fine beta. So we have already studied so many things है ना in this chapter. हम बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं. Now move on to the next topic, that is reserved constituencies. In this topic आपको reserved constituencies का मतलब पता चलेगा और कहां पर कितने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये भी आपको पता चलेगा. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में और हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी था कि इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन. तो उसमें पढ़ा हमने ये भी पढ़ा था कि सभी लोगों को आजादी है कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. अब हम देखेंगे कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन. ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन मीन्स ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब होता है सबको इक्वली प्रोवाइड कर देती है, सभी लोगों को मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी लोग इसमें आकर, सब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं. तो इसके चलते जो सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन होता है ना, सोसाइटी का जो कमजोर सेक्शन होता है वहां पर फेयर चांस नहीं है. It means weaker section may not stand a good chance to win. क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है ना, ये बेटा ये पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कमजोर है थोड़ा सा. अब जब वो कमजोर है थोड़ा सा तो वो सेक्शन इलेक्शन में जीतने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता है. इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ उसको बेनिफिट्स देने होंगे. लेकिन अगर हम देखें कि वो सेक्शन कमजोर है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ रिसोर्सेज. उनके पास संसाधनों की कमी है. दे लैक द रिसोर्सेज टू विन द इलेक्शन. जो पैसा चाहिए होता है या जो पावर चाहिए होती हैं वो शायद सोसाइटी के वीकर सेक्शन के पास ना हो. सो दे लैक रिसोर्सेज एंड एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स. सो वो पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादा. अब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हो सकता है उस सेंस में वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, तो वो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं ला पाते. सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम हैविंग थ्रोट इन्फेक्शन बेसिकली. तो वो बेटा उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं ला पाते. उनके उतने कॉन्टेक्ट्स भी नहीं होते, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है लैक ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स. तो उनके इतने कॉन्टेक्ट्स भी नहीं हो सकते, होते ही नहीं है बेसिकली. उनकी नेटवर्किंग नहीं होती. ये सारी चीजें उनको वीक बनाती हैं. बेसिकली ये सारी चीजें उनको क्या करती हैं, कमजोर बनाती हैं. इन सारे कारणों से वो कमजोर कहला रहे हैं, इसीलिए वो वीकर सेक्शन में आते हैं. और देखिए और भी रीजन है. और क्या रीजन है? पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन. पावरफुल जो पीपल है ना, इट मीन्स पावरफुल पीपल उन पर डोमिनेट करते हैं. एक रीजन तो वो हो गया कि वो कमजोर है, इस कारण से नहीं जीत पा रहे. दूसरा रीजन कि वो कमजोर तो हैं और पावरफुल पीपल उन पर डोमिनेट करेंगे. पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन. जिनके पास पावर्स है वो इन्हें कभी जीतने देंगे भी नहीं. तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उनको इन्हीं सभी चीजों के बारे में पहले से पता था. तो आप ये देखो कि उनकी कितनी फोरसाइट है, कितनी फोरसाइट थी उनकी, कितनी दूर तक की वो सोच सकते थे, कितनी दूर तक की वो देख सकते थे, कि जिसके चलते उन्होंने एक प्रोविजन डाले जिससे वो वीकर सेक्शन को ऊपर ला सकें, उनको प्रमोट कर सकें. जिसके चलते उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज सिस्टम कुछ इस तरीके से है. एक रॉ आइडिया देती हूं मैं आपको कि सपोज ये कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट. तो जो हमारी कंट्री है, आपको पता ही है कि 543 कंट्रीज में ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो जीतते भी हैं, जिसमें कैपेबिलिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं. तो हमने ये तो समझ लिया था. पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ी सी चीजें बदलती हैं. मान लीजिए कि जैसे ट्रेन में कुछ सीट्स रिजर्व रहती है ना, ऐसे ही यहाँ पर होता है.
तो देखिए मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। सपोज मानकर चलिए ये मैंने 3-4 जगह पर मैंने स्टार लगा दिए, क्लियर, 1 2 3 एंड 4। तो जो मैंने ये 4 स्टार लगाए हैं, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का इंसान ही इलेक्शन लड़ेगा और वो ही जीतेगा। मतलब हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतार सकती है, मतलब बीजेपी अपना उतारेगी, कांग्रेस अपना उतारेगी, लेकिन होगा क्या यहाँ पर ये होगा कि स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करने को कैंडिडेट वीकर सेक्शन से बिलोंग करेंगे, वहां से जो भी कैंडिडेट जीत कर आएंगे, क्लियर, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हो गया है। एक्चुअली बेसिकली इस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई है। सपोज ये 4 है तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने रिजर्व कर दी है, वो एक स्पेशल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट लड़ेंगे वो स्पेशल कैटेगरी के लिए ही लड़ेंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें अगर हम समझे कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन्हें रिजर्व कर दिया गया है किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो शेड्यूल कास्ट ये जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो पिछड़ी जाति होती है, जिनको एक समय में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, वो पीछे रह गए थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनको ऊपर लाने के लिए सीट्स रिजर्व कर दी, क्लियर, रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड लोकसभा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, इनको ऊपर लाने के लिए इनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया। ऐसे ही हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी होते हैं, उन लोगों के लिए भी इसी तरह उन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इनके लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट करी, मतलब उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व करेगी, ताकि जब उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिले तो उनकी आवाज को एक बल मिल सके, उनकी आवाज को एक शक्ति मिल सके कि हाँ उनका भी रिप्रेजेंटेशन है कंट्री में, वो भी सिक्योर हो जाए। तो अगर हम इस तरह से रिजर्व नहीं करेंगे तो जो पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी के उस समय के, वो क्या करते, वो कभी इन्हें ऊपर ही नहीं आने देते। तो इसके चलते ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आइडिया निकल कर आया। तो यहाँ पर सीट्स रिजर्व है 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए, दैट इज रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट इज 84 एंड रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब इज 47। तो देखिए 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, मतलब 84 जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो किस कास्ट के रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के रहेंगे, और वो किससे बिलोंग करेंगे, शेड्यूल कास्ट से। आप ये समझ सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, 84 तो होने तय हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कारण इतने लोग तो वो कौन होंगे, वो शेड्यूल कास्ट के होंगे। उसके बाद 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, क्लियर। तो ये भी तय है कि 47 सीट्स पर कौन आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स ही आएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन द डिवीजन, लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल। सो नाउ लेटर ऑन दिस सिस्टम इट मीन्स कि हमारी जो कंट्री है, इट मीन्स जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था हमारी कंट्री में, तो ये सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम को क्या किया गया, इस सिस्टम को जो हमारी कंट्री का 3rd टियर था, इट मीन्स लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। तो लेटर ऑन द सिस्टम ऑफ रिजर्व वाज एक्सटेंडेड एट द लोकल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे पंचायती राज सिस्टम जो होता है पंचायत इलेक्शन में, उसको भी रिजर्वेशन मिला। तो अब लोकसभा के अंदर 3rd टियर पर भी रिजर्वेशन दे दिया गया। अर्बन लोकल बॉडीज में भी इसी तरह से रिजर्वेशन दिया गया है, जैसा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम कह सकते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज में। नाउ मूव ऑन टू द 1/3 of the seats are reserved for women also in the rural and the urban local bodies. It means तो वीकर सेक्शन में आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, वुमेन्स आल्सो बिलोंग टू द वीकर सेक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा हमने देखा ही है कि हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इट मीन्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो इसके चलते डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के साथ में। तो उस चीज से बचाने के लिए वुमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व करी गई हैं हमारे यहाँ पर। तो 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई, लेकिन सिर्फ लोकल लेवल पर आएंगे, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल पर नहीं हुई है। लोकल लेवल मीन्स रूरल लोकल लेवल गवर्नमेंट पर और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत हो गया आपका, जिला परिषद हो गया,
म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, तो इन लेवल पर ही वुमेन्स को सीट रिजर्व करी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वोटर्स लिस्ट। सो बेटा वोटर्स लिस्ट में देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर ली, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर आल्सो डिसाइडेड। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज एट दिस टाइम, हु वुड वोट नाउ। अब वोट कौन करेगा? इट मीन्स वोटर्स कौन होंगे? वोटर्स कौन होंगे आपके अकॉर्डिंग? वो वोटर्स जो एलिजिबल हैं वोट के लिए। सो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे, देखिए बेटा वोटर्स लिस्ट का मतलब इलेक्टरल रोल भी होता है, तो वोटर्स लिस्ट में वो सारे लोग आते हैं जो कि हमारे एडल्ट होते हैं, इट मीन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। क्लियर? जिनकी भी एज 18 ईयर्स से ऊपर है वो सभी वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 वोट 1 वैल्यू। क्लियर? वो सभी वोट देने के लिए रेडी हैं, एलिजिबल हैं। सेकेंड पॉइंट इन वोटर्स लिस्ट, सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, इट मीन्स जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है या फिर वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मीन्स मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। उसको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है कि वो वोट दे सके, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो बेटा जब आप वोट देने जाते हो ना, उस टाइम पर हमारे को एक कार्ड मिलता है ड्यूरिंग इलेक्शन वोटर्स को, दैट इज कॉल्ड द एपिक, इट मीन्स इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये आपको जब आप वोटिंग करने जाते हो, आप वोट डालने जाते हो, तो आपको ये कार्ड लेकर जाना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ना एक पिक्चर होती है, आपकी ही फोटो है उसमें। सो जो उसमें आपकी फोटो आती है उससे आपका पता चलता है कि जो वोट देना है वो सेम ही पर्सन है, किसी तरीके का कोई वहां पर कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती इसी बेसिस के थ्रू, डेट वन। ओके, आपने एपिक कार्ड के थ्रू आप वोट दोगे, लेकिन जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा था 2019 में इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पर हमारी वोटर्स लिस्ट अपडेट हुई थी। अब ये अपडेट क्यों होती है? अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट का मतलब है क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि 18 ईयर्स के इसी साल हुए होंगे, है ना, तो ये अपडेशन होती है। अपडेशन का मतलब होता है हमारे को अपनी वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना पड़ता है। उस अपडेशन के थ्रू ही हमारे को ये पता चलता है कि कितने नए वोटर्स आए हैं, और सपोज किसी सोसाइटी में किसी की डेथ हो गई तो उसको वहां से डिलीट किया जाता है। नए वोटर्स को हमारे को वोटर्स लिस्ट में ऐड करना होता है, और जितने भी लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उनको हमारे को उस लिस्ट में से डिलीट करना होता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वोटर्स लिस्ट का। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। हर इंसान वोट देने के लिए एलिजिबल है, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तो एलिजिबल है ना। हर कोई एक इंसान जो वोटर है, इट मीन्स एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट। अगर कोई इंसान वोट देने के लिए अगर एलिजिबल है तो वो कैंडिडेट बनने के लिए भी एलिजिबल है टू कंटेस्ट द इलेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? बट डिफरेंस इज एज, ओनली डिफरेंस इज ऑफ एज, सिर्फ और सिर्फ एक एज का फर्क होता है। वोटर्स जो है, एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर समझिए कि वोटर नहीं, पहले तो आप ये देखिए कि वोटर्स जो है उसकी एज जो होती है वो 18 ईयर्स की एज में वोट देना शुरू कर देगा। बट अगर किसी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, इलेक्शन में अगर इलेक्ट करना है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी? 25 ईयर्स। क्लियर? एक थोड़ा सा पॉइंट समझिए बेटा, यहाँ पर अनइक्वालिटी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक डायमेंशन है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसी की कैटेगरी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है जिस कैटेगरी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की गई है। उस कैटेगरी का इंसान वहां से लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में हमने देखा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वहां से जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे वो कौन सी कैटेगरी के होंगे? शेड्यूल कास्ट के। क्लियर बेटा? तो पर्टिकुलर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जिस तरीके से रिजर्व किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो उसी कैटेगरी के खड़े होंगे। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ मूव ऑन टू द टिकट, दैट द पॉइंट। टिकट क्या होता है बेटा?
जो हम बस में लेकर चलते हैं वो टिकट होता है, राइट, वो भी टिकट होता है, लेकिन यहाँ पर वो वाला टिकट नहीं चलेगा। यहाँ पर टिकट का मतलब है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए टिकट देती है। बेसिकली टिकट होता क्या है, टिकट एक तरह से पार्टी की तरफ से ये अप्रूवल रहता है कि ये जो कैंडिडेट है इसे हम अप्रूव्ड कर रहे हैं कि ये हमारी पार्टी के बिहाफ पर इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो ये होता है टिकट। ठीक है बेटा, इलेक्शन में टिकट दूसरा होता है और जो बस में ट्रेन में आप जो टिकट खरीदते हो वो दूसरा टिकट होता है। क्लियर? आई होप द कंसेप्ट ऑफ टिकट इज क्लियर। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है बेटा? नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर हम इलेक्शन कमीशन को सारी डिटेल्स देते हैं। किसकी? कैंडिडेट की। इट मीन्स ये फिल कौन करेगा नॉमिनेशन फॉर्म को? कैंडिडेट फिल करेगा। ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स, जितनी भी कैंडिडेट्स की डिटेल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर फिल करी जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करनी होती है। किसको? कैंडिडेट को। ये क्या होती है? ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, आपको कुछ फंड्स डिपॉजिट करना होता है इलेक्शन कमीशन के पास में कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आप उतने तो कैपेबल हो कि आप इलेक्शन तो लड़ सकते हो। तो ये दिखाने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी पड़ती है। क्लियर? स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। सो क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स, टिकट्स, nomination form and security deposits. So now move on to the next point or next topic, that is candidate have to make a legal declaration regarding. अब बेटा कैंडिडेट्स को ना कुछ लीगल डिक्लेरेशन भी देनी होती है। अब ये किसको देनी होती है? अब सपोज मान के चलो जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन को, उसको अब पीपल के सामने अपनी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पीपल्स को भी तो पता चलना चाहिए ना, जनता को भी तो पता चलना चाहिए जो कैंडिडेट लड़ाई में हमारे सामने जो खड़े हैं इलेक्शन में, उसके पास क्या क्या नॉलेज है, इतना पता होना चाहिए। क्लियर? वो क्या है? सबसे पहला, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि इस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहा, कोई पेंडिंग केस तो नहीं है इसके अगेंस्ट। क्लियर? ये भी उसको अपनी एक इलेक्शन कमीशन के पास अपनी नॉलेज देनी होती है जो कि जनता के लिए ओपन होती है। नेक्स्ट, दैट इज डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब उसके पास कितनी पूंजी है, इट मीन्स कितनी उसके पास असेट्स है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टीज है, और दूसरी चीज लायबिलिटीज, उसके पास कितना बैंक से उसने लोन ले रखा है, कितना उसको भी पे करना है। तो वो सारी डिटेल्स, कितनी उसके पास असेट्स है और कितना उसको पे करना है, वो सारी डिटेल्स भी उसको देनी होती है। इट मीन्स ये सारी लीगल डिक्लेरेशंस हैं। नेक्स्ट, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, वो कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्लियर? सो ये सारी चीजें क्या होती है, कैंडिडेट को एक एज अ लीगल डिक्लेरेशन में उसको फिल करनी होती है जो कि पब्लिक के लिए ओपन होती है। सो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट? बताइए आप मेरे को कि अगर आपको एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो आपको उसके लिए हम एक क्राइटेरिया रखते हैं ना, कि वो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इलेक्शन लड़ने की तो आपको एमपी बनना है, पीएम बनना है, एमएलए बनना है या सीएम बनना है, जो भी बनना है, लेकिन उसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा क्यों? आपके मन में भी बात आई होगी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रख देनी चाहिए ना, कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं। ये सारी बातें हो सकता है कि आपके माइंड में आई हो, नॉर्मल सी बातें हैं ये। तो गवर्नमेंट ने भी कभी इस चीज पर लॉस क्यों नहीं बनाए कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो? बेटा इसके पीछे भी एक रीजन है कि हमारी कंट्री क्या बोलती है कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं। मतलब पॉलिटिकली हर इंसान को ये हक रहना चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपना हुनर आजमा सके, कि हाँ अगर वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा तो वो जीत सकता है। इस कंडीशन में आप अगर क्वालिफिकेशन रख देते हो, मान लीजिए आपने क्राइटेरिया रख भी दिया इलेक्शन के टाइम पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रख दी, तो हमारी कंट्री का मेजर सेक्शन ऐसा भी होगा जो अभी तक 12th पास भी नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप इनडायरेक्टली अपनी कंट्री के उन लोगों को इनएलिजिबल बना रहे हो जो अभी तक पास ही नहीं हुए हैं।
ट्वेल्थ भी। आ गया समझ में आपको कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते जो अभी तक ट्वेल्थ पास है ही नहीं। तो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करी हमने तो वो कहाँ गई? क्लियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? काफी सारे लोगों को रेस में से पहले से ही हटा रहे हो कि जो ट्वेल्थ पास नहीं है वो इलेक्शन में आ ही नहीं सकता। तो आप इस सेंस में क्वालिफिकेशन नहीं रख सकते। और इलेक्शन ऐसी चीज है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है। क्लियर? सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, व्हाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप this is so much clear to all of you. Good day, have a nice day. Thank you beta.